आज हम जितना भी इस दुनिया में विज्ञान और इतिहास के बारे में जानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कलम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हजारों साल पुराने इतिहास जो कि आज हम पढ़ते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय में रिसर्च की गई है, इन सबको लिखने में कलम ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी वजह से आज हम विज्ञान और पूर्वजों के बारे में जान पाए हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने महत्वपूर्ण आविष्कार की खोज कैसे हुई और इसका पूरा इतिहास क्या है। जानने के लिए हमारी वीडियो पर बने रहिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कलम की कहानी औसन टीवी की जुबानी से। आपको क्या लगता है, जिस पेन के जरिए हमने इतनी पढ़ाई की, जिसका इतना उपयोग किया, वो बॉल पेन अचानक से बन गई? नहीं दोस्तों, इसके पीछे काफी लंबा इतिहास है। आज से 40,000 साल पहले, ईसा के करीब 25,000 साल पहले तक दुनिया में नुकीले पत्थर से लिखने का काम किया जाता था। उस वक्त जो लोग गुफाओं में रहते थे, उन्होंने नुकीले पत्थर से दीवारों पर पेंटिंग करना सीख लिया था। इन सारी पेंटिंग्स में इनकी जिंदगी की झलक थी। आपको बता दें कि उस जमाने में लोग पत्थर का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण घटना या शिकार किए गए जानवर की तस्वीर दीवार पर बनाते थे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी तक यह संदेश दिया जा सके और वो सब भी इन चीजों से रूबरू हो सके। उनकी इस पेंटिंग का सबूत दक्षिण नामीबिया की कई गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। इनको अब तक की दुनिया की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स भी माना जाता है। और बात करें लिखने की कला की, तो आपको बता दें कि इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कलम की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी, जो कि आज इराक में है। वहाँ के निवासियों द्वारा की गई थी। उन लोगों ने करीब 5,000 साल पहले ही लिखने की कला ढूंढ ली थी। खुदाई में उनके लेखन के कई सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि लिखने की कला सबसे पहले मेसोपोटामिया से हुई थी। ये कोई स्पष्ट लिखने की कला नहीं थी। खुदाई में सिर्फ सांकेतिक चिन्हों या चित्र मिलते हैं जो कि किसी बात या घटना की तरफ इशारा करते हैं। फिर कुछ समय बाद भारत में कलम आई, या यूं कहे लिखने की आधुनिक कला की शुरुआत करने के लिए क्रेडिट जाता है करीब 5,000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रहने वाले लोगों को। दरअसल खुदाई के वक्त करीब 3,000 लेखयुक्त मोहरें सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर से मिली थी, जिसमें लिखावट के कुछ संदेश थे। इसके आधार पर भारत में पेन की शुरुआत को इसे जोड़कर देखा जाता है। आपको बता दें कि ये मोहरें हाथी के दांत, मजबूत धातु, बांस या फिर किसी लकड़ी से बनाई जाती। वहीं अक्सर इसमें लिखने के बाद उसके ऊपर पाउडर डाला जाता, ताकि शब्द उभर कर सामने आ सके और पढ़ने में आसानी हो जाए। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों ने पत्थरों से विकसित होना शुरू कर दिया और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कागज के आने से पहले लोग लिखने के लिए मोम की पटल या फिर मिट्टी की पटल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो नुकीले धातु को कलम की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय धातु बहुत महंगे आते थे, इसलिए कुछ लोग जानवर की हड्डी को भी लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर ईसा से कुछ सदी से पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी किसी चीज का आविष्कार पेड़ों की मदद से किया था। हालांकि वो पेपर नहीं था, इसका नाम पेपिरस रखा गया। इससे पहले पेपर जैसी किसी चीज की खोज नहीं हुई थी। तब तक वो लिखने के लिए मोम की पटल या दीवारों का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि पेपर जैसी चीज पेपिरस को बुनाई करके बनाया जाता था। ये एक बुनाई हुई चटाई की तरह दिखता था, जिसे कूटकर और पतले कागज का रूप दिया जाता था। वही समय के साथ साथ यूनान के लोग भी कागज का इस्तेमाल करने लगे।
वो लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की कलम का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो जानवर की चमड़ी से बनी चादरों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नुकीले हड्डी या नुकीले धातु से इस तरह के कागज पर लिखना संभव नहीं था। इसलिए रीड पेन का निर्माण किया गया, जिससे बिना किसी माध्यम से किसी खरोच के पटल में आसानी से शब्दों को उकेरा जा सके। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कलम में भी विकास होता गया, जिसके चलते भारत में करीब 2000 साल पहले पक्षियों के पंखों का स्याही या फिर रंगों में डुबोकर लिखने की शुरुआत की गई, जिसे इक्विल पेन का नाम दिया, जिसके लिए हंस के पंख अथवा बतख के पंख का इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि हंस के पंख बड़ी मुश्किल से मिलने वाले उच्च कोटि के पंख थे, जो काफी महंगे मिलते थे। इसका इस्तेमाल साधारण और आम मनुष्य नहीं कर सकते थे, इसलिए ज्यादातर लोग लिखने के लिए बतख के पंखों का इस्तेमाल करते थे। वहीं सुंदर पेंटिंग्स बनाने के लिए वो पंखों का ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद वे पेरू पक्षी, चील और उल्लू के पंख भी इस्तेमाल करते थे। वहीं इन पक्षियों के पंखों से बने पेन का इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ता था और इसे तैयार करने में वक्त भी लगता था। फिर चीन में कागज के आविष्कार के बाद लोगों ने पेन बनाने का नया तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद लिखने के लिए वांस की पतली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। वांस के पेड़ की लकड़ी के एक सिरे को नुकीले और पॉइंटेड पेन का रूप दिया जाने लगा। फिर उसे स्याही में डुबोकर लिखने का काम किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे समय के साथ गोंद, कातिपाई और जड़ी बूटियां सहित अन्य दूसरे फल फूल मिलाकर उन्हें पकाया करके उसके काले रंग की स्याही तैयार की जाने लगी, जिसे बांस के खोखले हिस्से में भरकर अलग तरीके की कलम बनाने जाने लगी, जो कि उस समय बहुत कामयाब हुई थी। आपको बता दें कि यही से पेन उसके अलग रूप से पहचाना जाने लगा। मिस्र के लोगों ने फाउंटेन पेन की शुरुआत का रूप दे दिया। फाउंटेन पेन की शुरुआत से पहले पक्षियों के पंख, बांस, पौधों से लिखना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते लोग लिखने के लिए अलग अलग तरीके के पेन बनाने लगे। वही समय के साथ साथ विकास भी होता चला गया और साथ ही लेखन के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ। इसमें लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को भी विकसित किया जाने लगा, क्योंकि इसकी मांग भी उसकी उस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके चलते फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया। आपको बता दे, पेट्राचे पोन्नेनारू ने सन 1827 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, लेकिन इस पेन में कई तरीके की कमी पाई गई। दरअसल इसे लिखने के बाद इसकी स्याही बहुत देर बाद सूखती थी, जिससे लिखे हुए अक्षर खराब हो जाते थे। हालांकि ये पेन भी पूरी तरह से लिखने की सभी मानकों पर खरी नहीं उतरी थी। इसके करीब 50 साल बाद बॉल पेन का आविष्कार सफल हुआ। हेनरी के रहने वाले लाजो बीरो पेशे से एक प्रूफ रीडर थे। पांडु की लिपि के छपाई के बाद उनके पुस्तक आदि रूप में छपने से पहले मात्राओं को सुधारना उनका काम था। इस काम को अंजाम देने के लिए उनके पास एक प्राचीन तरह का पेन था, जिसे चलाने के लिए उन्हें उसको बार बार पास में रखी स्याही के पात्र में डुबोना पड़ता था। ऐसे पेन का इस्तेमाल करना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था और ये कोई सुविधाजनक काम भी नहीं था। इस तरीके का पेन का इस्तेमाल करने के दौरान पन्नों पर स्याही फैल जाने का डर भी हमेशा बना रहता था। अंततः लाजो ने एक ऐसे पेन का आविष्कार करने की सोची जिसे बार बार स्याही में डुबोना न पड़े। अपने इस विचार को उन्होंने अपने लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया, पर उनके दोस्त उनके इस विचार को महज बेवकूफी मानते थे। लाजो ने अपने मित्रों की बातों को महत्व नहीं दिया और वे अपने भाई के साथ अपने सपने को साकार करने में जुट गए। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी कल्पनाओं के नए पेन का निर्माण के लिए अनेक तरीके के जतन किए। अंततः उनके मन में कल्पना के इस पेन की नोक पर एक छोटी सी धातु की गोली लगाने एवं पेन भरने के लिए गाढ़ी स्याही का ख्याल आया। लाजो के मन में आया ये ख्याल ही आज प्रचलित बॉल पेन के निर्माण की नींव था। लाजो का विचार क्रांतिकारी था, परंतु फिर भी इससे सुधार के कई चरण से गुजरते हुए पूरी तरह सफलता प्राप्त करने में कई वर्ष लग गए। इस तरीके के बॉल पेन का जब प्रथम बार निर्माण हुआ तो उन्हें खास सफलता नहीं मिली थी।
इस तरीके के पेन महंगे तो थे ही, साथ ही साथ आम लोगों को भी इन्हें खरीदने में कोई रुचि नहीं थी। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय बॉल पेन्स को ख्याति दिलाने के पीछे मुख्य हाथ द्वितीय विश्व युद्ध के फाइटर पायलट्स को जाता है। उस समय फाउंटेन पेन्स में हवाई यात्रा के दौरान अधिक ऊंचाई पर स्याही का स्राव होना एक आम बात थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स ने अपने हवाई योद्धाओं के लिए सर्वप्रथम इन बॉल पेन्स का इस्तेमाल किया। अधिक ऊंचाई पर मौजूद अत्यधिक दबाव में भी इन बॉल पेन्स की स्याही नहीं फैलती थी। बस फिर क्या, देखते ही देखते बॉल पेन्स आम लोगों में भी प्रचलित हो गई और उसके बाद ये पूरे विश्व में छा गई। और आज हालत ये है कि फाउंटेन पेन मांगने पर भी शायद ही मिले और बॉल पेन्स की आपको हर तरीके की वैरायटी मिल जाएगी। तो ये थी कलम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।